हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 की क्लास में बेटा हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है प्रतिशत त्रुटि, है ना। तो जो ये प्रतिशत त्रुटि चैप्टर है इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? त्रुटि। त्रुटि क्या होती है? त्रुटि का मतलब ये होता है कि किसी मान के या किसी माप के प्रामाणिक और प्रायोगिक मान के बीच के जो अंतर होता है उस अंतर को हम लोग कहते हैं त्रुटि। फिर पढ़ा त्रुटियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं, क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरी यादृच्छिक त्रुटि, मतलब सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर्स मतलब जो क्रमबद्ध त्रुटियाँ होती हैं बिल्कुल फिक्स होती हैं। मतलब कहने का ये है, हमने बताया था कि ये जो होती हैं वो मापन यंत्र में जिस यंत्र से आप माप रहे होगे, तौलने वाले यंत्र की त्रुटियाँ होती हैं वो फिक्स होती हैं कि भाई 10 ग्राम, 30 ग्राम, 50 ग्राम, 1 मीटर, आधा मीटर, 10 सेंटीमीटर की इसमें त्रुटि आनी है। तो आप क्या करोगे कि उस माप में वो त्रुटि घटा के या जोड़ के उसका सही मान प्राप्त कर लोगे। लेकिन जब बात करते हैं रैंडम एरर्स की, यादृच्छिक त्रुटि की, तो ये हमें पता ही नहीं होता कि कहाँ पर हो रही है, किस कारण से हो रही, लेकिन त्रुटि है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको प्राप्त करने के लिए हमने बताया था हम कई मान ज्ञात करते हैं, यानी कई तरह से ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं निरपेक्ष त्रुटि, यानी अलग अलग हमने प्रयोग किए, उन प्रयोगों का औसत मान निकाल लिया और उस औसत मान को कहा निरपेक्ष त्रुटि। फिर उन त्रुटियों जो भी त्रुटि आएगी, उस जो निरपेक्ष मान आएगा उससे हम अलग अलग प्रयोगों को क्या करेंगे, घटाएंगे और घटाकर हर प्रयोग में अलग अलग त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। तो जो हमें अलग अलग त्रुटि मिलेगी उन त्रुटियों का भी एक औसत मान प्राप्त कर लेंगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं औसत माध्य निरपेक्ष त्रुटि। ठीक है, अब ये जो हमारे पास औसत त्रुटि आई है, ठीक है, इसमें यदि औसत माध्य त्रुटि आई है, इसमें यदि हम क्या करें, निरपेक्ष त्रुटि का भाग दे दें तो हमको जो मान मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे सापेक्ष त्रुटि। क्या बोलेंगे? सापेक्ष त्रुटि। और अगर सापेक्ष त्रुटि में हम 100 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाती है प्रतिशत त्रुटि। क्या बनती है? प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, एग्जाम्पल्स में आपको समझाया भी जाएगा, अच्छी तरह से याद रखना है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि इन त्रुटियों का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है। इन त्रुटियों का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है, कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर क्या होती हैं। तो भाई देखो, आप क्या है, त्रुटियों को घटा सकते हैं, त्रुटियों को जोड़ सकते हैं, त्रुटियों का गुणा भी कर सकते हैं और त्रुटियों का भाग भी आप दे सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप त्रुटियों को जोड़ सकते हैं, त्रुटियों को घटा सकते हैं, त्रुटियों का गुणा कर सकते हैं और त्रुटियों का भाग भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसे जरूर याद रखिए। तो आज हम इन चारों पार्ट के बारे में पढ़ना चाहेंगे कि त्रुटियों का योग क्या होता है, फिर त्रुटियों का घटाना, दोनों एक ही है। पहले तो याद रखो, जो योग है वही घटाना है, ठीक है, लेकिन त्रुटियों का गुणा और भाग ये दोनों अलग चीजें हैं। ये दोनों चीजें आपको समझाई जाएगी। ठीक है, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले जोड़ने में जो त्रुटि में अंतर होता है वो क्या होता है। तो लिखते हैं, माना कि ए व बी दो राशियों को मान लो। ए व बी दो राशियां हैं, जिनके मापन में क्रमशः डेल्टा ए व डेल्टा बी की त्रुटि होती है। समझो, कह रहे एक कोई राशि है ए और दूसरी कोई राशि है बी, इन दोनों का मापन किया जाता है और मापन करने में ए राशि में डेल्टा ए की और बी राशि में डेल्टा बी की त्रुटि हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर रहे थे जोड़ने की, तो हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट, जोड़ने की। जोड़ने पर अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो त्रुटि होगी, कुल त्रुटि या कुल माप z बराबर a प्लस बी होगी, ये फर्स्ट मान। ठीक है, परंतु अगर प्रायोगिक तौर पर बात करेंगे तो z में जो त्रुटि हो जाएगी वो हो जाएगी z प्लस डेल्टा z,
क्योंकि ए में जो त्रुटि हो रही है वो हो रही है डेल्टा ए, प्लस बी में जो त्रुटि हो रही है वो प्लस माइनस का क्या हो रही है डेल्टा बी। अब ध्यान से देखो, ये नई बात है। कह रहा है ए राशि जो थी उसमें त्रुटि कितनी थी डेल्टा ए। तो हमने बताया है जो त्रुटि होती है उसको आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, क्योंकि प्रमाणिक मान तो आपको पता ही अलग होता है। तो मान लिया जो ए राशि है उसमें अगर हम त्रुटि की बात करेंगे तो ए में जो त्रुटि हो जाएगी वो प्लस माइनस का डेल्टा ए, बी में जो त्रुटि होगी वो प्लस माइनस का डेल्टा बी। तो इस प्रकार से उसके मान में जो कुल त्रुटि होने वाली है वो होगी z प्लस माइनस का डेल्टा z। क्लियर है? अब थोड़ी सी बात को आप अच्छे से समझिए। कह रहे हैं यहां पर जो लिखा है वो तो ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस माइनस का डेल्टा z इज इक्वल टू a प्लस बी, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, प्लस माइनस का बाहर आप कॉमन ले लीजिए और अंदर आ जाएगा डेल्टा a प्लस माइनस का डेल्टा b। ठीक है? अब जरा ध्यान से देखो कि जो ये प्लस a प्लस b लिखा है ये आपका किसके बराबर है? z के। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं प्लस माइनस में डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस में यहां पर क्या आ गया डेल्टा a प्लस माइनस में मान लिया डेल्टा प्लस में। ठीक है? z से z क्या हुआ? कैंसिल हो गया और आपने निकाल लिया डेल्टा z बराबर डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यानी अगर आप त्रुटियों को जोड़ते हैं तो उनका जो अधिकतम मान होता है वो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बात समझ में आई? अगर यही काम आप घटाने पे करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, तो घटाने पर अगर हम बात करें तो z प्लस माइनस का डेल्टा z इज इक्वल टू हमको मिलेगा a प्लस माइनस का डेल्टा a और माइनस में क्या आ जाएगा b प्लस माइनस का डेल्टा b। ठीक, अभी यहां माइनस लगा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इससे ऊपर याद रखना यहां पर लिखना पड़ेगा z बराबर a माइनस बी, क्योंकि जो आपको मान मिलने वाला है वो घटाने पे क्या मिलेगा, z का मान आएगा a माइनस बी करने पे या b माइनस a करने पे। ठीक है? अब आपने क्या किया, यहां पर भी वही मान रखा z a प्लस बी डेल्टा z इज इक्वल टू a माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस माइनस डेल्टा a। याद रखना यहां पर सिर्फ प्लस आता है, यहाँ पर क्या आता है प्लस, क्योंकि हमें अधिकतम त्रुटि की बात करनी होती है। घटाने के बाद त्रुटियां कम हो जाएंगी तो हमें कम की बात नहीं करनी है, हमें अधिकतम त्रुटि निकालनी, इसलिए चाहे घटाएं आप जोड़ें, आपको यहाँ पर हमेशा क्या मिलने वाला है प्लस। अब देखो जरा ध्यान से, इस बार a माइनस बी की जगह आप क्या लिख सकते हैं z, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस में डेल्टा a और प्लस में क्या आ गया डेल्टा b। z से z क्या हुआ, कैंसिल हो गया और आपने निकाल लिया डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो आप देख रहे हैं कि जोड़ने या घटाने में जब भी आप आएंगे आप त्रुटियों को हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप त्रुटियों को हमेशा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो आप चाहे जोड़ने पे आए या आप घटाने पे आए, आप हमेशा त्रुटियों का योग करेंगे, त्रुटियों का योग ही होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अब आपको घटाने की या सॉरी गुणा और भाग की, उसके लिए बने रहिए। तो हम बात करते हैं त्रुटि का गुणन। त्रुटि के गुणन से क्या मतलब है, फिर से कुछ बातें लिखनी होती है। लिखा जाएगा माना कि कैपिटल A व कैपिटल B दो राशियां हैं, जिनका गुणन z है। गुणन क्या है, z है, उसमें योग z लिया था, अंतर z लिया था, इसमें क्या है गुणन z है। तथा इनकी माप में त्रुटियां क्रमशः डेल्टा a, डेल्टा b व डेल्टा z है। तब सबसे पहले तो इनका गुणन निकालेंगे, यानी राशियों का गुणन। अगर गुणन निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, z बराबर a डॉट b एवं त्रुटियों के हिसाब से अगर बात करेंगे तो z प्लस माइनस का डेल्टा z, इसे समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इक्वल क्या आ जाएगा
ए प्लस माइनस का डेल्टा ए डॉट बी प्लस माइनस का डेल्टा बी। ठीक है, देखना बहुत ध्यान से, लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही चलेगी, यानी जेड प्लस माइनस का डेल्टा जेड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो ए डॉट बी, ठीक है, प्लस डेल्टा ए इंटू बी, ठीक है, फिर क्या आएगा प्लस डेल्टा बी इंटू ए और प्लस माइनस में डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। बहुत जरूरी स्टेप, समझ में आ गया। अब एक काम कर सकते हैं, पहली बात तो हम यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जेड। लिखो क्या रहेगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू जेड प्लस डेल्टा ए इंटू बी प्लस डेल्टा बी इंटू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। मिल गया। अब बहुत ध्यान से देखना है, z से z क्या करें, ठीक है, दोनों पक्षों में z से भाग दें। बहुत ध्यान से देखो, बहुत अच्छी बात है, काटेंगे नहीं। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों z से भाग लगा लें। यहां पर आ जाएगा z प्लस माइनस अपॉन z इज इक्वल टू, जो था z प्लस डेल्टा ए इंटू बी प्लस डेल्टा बी इंटू ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, और इस पूरे में कितने भाग लगा दो, z से। यहाँ आ जाएगा z बाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल z बाई जेड प्लस, ठीक है, क्या आ गया, डेल्टा ए इंटू बी अपॉन जेड प्लस डेल्टा बी इंटू ए अपॉन जेड प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन में क्या आ गया, जेड। फिलहाल जेड से जेड तो आपको पता है सब कैंसिल हो रहा है। यहाँ क्या आने वाला है, 1 प्लस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल 1 प्लस, ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पर अब आप चाहो तो जेड की जगह ए बी फिर से रख लो, तो ये आ जाएगा डेल्टा ए इंटू बी अपॉन ए बी, ठीक है, प्लस डेल्टा बी इंटू ए अपॉन ए बी प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। 1 से 1 अगर कैंसिल करने वाले हैं तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल ए से बी कैंसिल हो गया तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और प्लस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब दो बात है, पहली बात जो त्रुटियाँ होती है बहुत छोटी होती है, त्रुटियों का गुणा करेंगे तो और भी छोटा होगा, और उसमें अगर हमने इनकी मापों का भाग दे दिया तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, यानी इसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो इसे आप क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। जब इसे आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली वो वैल्यू मिलेगी डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसे हम लोग कहेंगे गुणन में सापेक्ष। ये क्या है, त्रुटियों में हम बात करेंगे, अगर हमें कहीं पर सापेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला अप्लाई करके हम क्या करेंगे, मान प्राप्त कर लेंगे। अगर यहीं से कहता है प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करने का तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, यानी इसी में अगर हम लिखेंगे प्रतिशत त्रुटि के लिए तो प्रतिशत त्रुटि के लिए आ जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल करके डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। बात समझ में आ गई। तो ये है आपका सापेक्ष त्रुटि, यानी ये सापेक्ष त्रुटि है और ये क्या है, प्रतिशत त्रुटि है। किसमें ज्ञात किया हम लोगों ने, गुणन में। किसमें ज्ञात किया हम लोगों ने, गुणन में ज्ञात की है। बहुत अच्छे समझना, ठीक है। कॉपी करो इसे फटाफट। ये है त्रुटियों का गुणन। अगली बात करते हैं त्रुटियों का भाग। तो बात कर रहे हैं अगली, जिसमें हम पढ़ेंगे त्रुटियों के भाग की बात, कि हम त्रुटियों का भाग कैसे करते हैं। बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट है जैसा कॉन्सेप्ट अभी हमने गुणा में पढ़ा। मान लेते हैं कि हमारे पास दो राशियां हैं जिनकी माप जो है वो ए और बी है।
और इनका जो भागफल आएगा वो z आएगा। ठीक, अगर हम इनका गुणा करते हैं, अगर हम इनका भाग करते हैं तो भागफल में जो त्रुटियां होगी वो क्या होगी, या पहले तो मानते हैं a की त्रुटि डेल्टा a, b की त्रुटि डेल्टा b है, और जो इनका भाग आता है, जो भागफल आता है उसमें जो त्रुटि होगी तब वो मान लिया डेल्टा z। ठीक है, तो एक बार हम पहले भाग देके इसकी राशि निकालते हैं, यानी भागफल हम निकालते हैं। तो भागफल हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, z बराबर a बाई बी या b बाई ए, आप कर लीजिए, आपको अपनी इच्छा अनुसार रखना है। ठीक है, परंतु जैसे ही हमने इनकी त्रुटियों की बात की तो ये बन गया z प्लस डेल्टा z प्लस माइनस में डेल्टा z इज इक्वल टू ये बन गया a प्लस माइनस में डेल्टा a अपॉन में क्या आ गया b प्लस माइनस में डेल्टा b। एक छोटी सी बात बताते हैं, आप ऊपर से a कॉमन ले लीजिए और नीचे से b, तो यहाँ पर रहेगा z प्लस डेल्टा z इक्वल, अगर a कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, जबकि नीचे आ जाएगा b 1 प्लस माइनस में डेल्टा b अपॉन b। इस b वाले पार्ट की, इन दोनों की जो होल पावर अभी क्या है 1 1 है, ये पार्ट अगर ऊपर आएगा तो क्या बनाएगा, तो z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू, यहाँ तो बन गया a बाई बी और यहाँ पर बन गया a प्लस 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और इंटू में आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की होल पावर कितनी होगी भैया, -1। होल पावर कितनी हो गई, -1। याद रखो नीचे पावर क्या थी, +1 थी, ऊपर पावर आएगी तो क्या होगी, -1। समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो पूरा हो जाना है। देखो पावर का हमने केवल खेल किया है। हाँ, अब क्या करते हैं, तो छोटा सा काम करते हैं, इसको एक थ्योरम होती है द्विपद प्रमेय से इसको खोल देते हैं। अगर नहीं समझ में आ रही द्विपद प्रमेय तो ये हमारे इसमें जो पावर होती है उसको मल्टीप्लाई दूसरे पद से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वही करेंगे, ये बनाएगा z प्लस डेल्टा z इज इक्वल टू a बाई बी, और यहाँ पर बन गया 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसको आप पावर से खोलेंगे तो यहाँ पर आप माइनस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप प्लस ही रखिए, तो प्लस का डेल्टा b अपॉन b बन गया। ठीक, अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए, इनका आपस में गुणा कर लीजिए, या आप एक छोटा सा काम कर लीजिए, दोनों पक्षों में a b से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या z बराबर a बाई बी से भाग दीजिए दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z प्लस डेल्टा z अपॉन z जरूरत के हिसाब से, और यहाँ पर a बाई बी को आप क्या लिख सकते हैं, z अपॉन z लिख सकते हैं। और यहाँ पर यार इसको ऐसा ही लिख लो यार, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें छोटा सा काम करो, काम ये करो कि जो यहाँ पर z प्लस डेल्टा z चल रहा है इसको ऐसे ही ले लो, और यहाँ पर a बाई बी को आप क्या लिख लोगे, z। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करें तो 1 प्लस माइनस में डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस में डेल्टा b अपॉन b, और प्लस माइनस में क्या आएगा, डेल्टा a, ठीक है, इंटू डेल्टा b अपॉन में a b। ठीक, अब दोनों पक्षों में z से भाग देने पर, जैसे भाग दे देंगे तो यहाँ पर बनेगा z प्लस z अपॉन z प्लस माइनस में डेल्टा z अपॉन z इक्वल z अपॉन z, और यहाँ पर आ गया 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस में डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन में क्या आ गया, a b। ठीक है, जो कैंसिल हो रहा है आपको दिख रहा है, क्या बचा, 1 प्लस माइनस में डेल्टा z अपॉन z इक्वल 1 प्लस डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b अपॉन में क्या आ गया, a b। ठीक है, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाना है, तो क्या बचेगा, डेल्टा z अपॉन z इक्वल क्या आ गया, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, एक छोटी सी बात, ठीक है,
क्या करेंगे, डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने का मतलब जानते हो, हमने इसको लगभग 0 के बराबर मान लिया, इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, को नेग्लेक्ट करने को। ठीक है, आपने इसे नेग्लेक्ट कर दिया तो आपको जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये मान मिल गया। और अगर आप इसी को प्रतिशत त्रुटि में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं प्रतिशत त्रुटि में, अगर यही आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। समझ आ गई बात कि नहीं आई? तो ये है त्रुटि का भाग देने के बाद हमको ये पता चला कि चाहे भाग करें या गुणा करें, दोनों को एक ही प्रोसेस हमारे पास है। वहाँ पर हमें पता चला था योग करें या अंतर करें, दोनों की भी एक प्रोसेस हमारे पास है। ठीक है, ये है सापेक्ष त्रुटि और ये है प्रतिशत त्रुटि। इसको आराम से कॉपी कीजिए, डेरिवेशन को याद रखिए, आगे काम करने वाला है। ठीक है, बाय। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद सैनी, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। लेट्स स्टार्ट टू लर्न केमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा है बच्चों आपका परमाणु संरचना, और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटॉन की खोज। अभी तक आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में, और किसी भी परमाणु के क्या मूलभूत कण होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं। तो मैंने आपको बताया था स्थायी कण होते हैं, अस्थायी कण होते हैं। स्थायी कणों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आते हैं। तो आप वही खोज पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज आपने पढ़ा हुआ है, प्रोटॉन की खोज आज आप पढ़ेंगे, फिर न्यूट्रॉन की खोज आपको पढ़ने को मिलेगी। अस्थायी कणों के बारे में बात करेंगे, जनरल डिस्कशन कर लेंगे। मैंने जैसे आपको नाम बताया भी है कि प्रोटॉन है, मेसॉन है, पाई मेसॉन है, प्लस पाई मेसॉन, माइनस पाई मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मैनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो वो आपके क्या होते हैं, अस्थायी कण। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है प्रोटॉन की खोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन की खोज के बारे में। जो एटलीस्ट जो कम से कम चीज़ आप जानते हैं वो ये जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज की है किसने, रदरफोर्ड ने। कब की है, सन 1919 में। ठीक है ना, तो प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। कब की है, सन 1919 में। लेकिन रियलिटी ये है कि वो जो प्रयोग रदरफोर्ड ने सन 1919 में किया, जिसके लिए रदरफोर्ड को श्रेय किया गया, लेकिन सबसे पहले उसी प्रयोग को किया जा चुका था। जो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा है, जो एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, ये वही प्रयोग है जो रदरफोर्ड ने किया। लेकिन रदरफोर्ड से पहले कर चुके थे सन 1886 में गोल्डस्टीन। जी हाँ, साइंटिस्ट का नेम है गोल्डस्टीन। सन 1886 में उन्होंने भी यही एक्सपेरिमेंट किया। उनके कुछ चीज़ों को उन्होंने जो टॉपिक्स दिए, जो पॉइंट्स दिए, उन्हीं सारे पॉइंट्स को आगे बढ़ाते हुए, प्रूव करते हुए रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज का श्रेय लिया। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ वो पॉइंट्स थे और रदरफोर्ड को क्यों श्रेय दिया गया। उसके लिए मैं आपको बता दूँ ये बात कि एक्चुअली उन्होंने भी खोज की हुई थी। रदरफोर्ड से पहले जो एक्सपेरिमेंट कर लिया था वो गोल्डस्टीन ने किया हुआ था। बट पार्टिकल जो प्रोटॉन है वो फंडामेंटल पार्टिकल है, हर एक चीज़ में पाया जाएगा। इस बात का प्रूवमेंट उनके द्वारा सही से स्पष्टीकरण नहीं हो सका गोल्डस्टीन के द्वारा, जो कि रदरफोर्ड ने किया। इसलिए रदरफोर्ड को प्रोटॉन का खोजकर्ता माना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। आपको पहले जैसा ही एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा, डायग्राम वैसा ही दिख रहा है जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की खोज में देखा। देखिए वही उच्च विभव 10,000 से लेकर के 30,000 वोल्ट तक आपको मिल रहा है ना, 10,000 से लेकर के 30,000 वोल्ट तक आपको मिल रहा है। देन इसके बाद में आप देख रहे हैं वही कई गैसें बनी हुई हैं, निम्न दाब है, तो वही आपका निम्न दाब भी है, एनोड है, कैथोड है, सब कुछ है। छोटा सा डिफरेंस जो है वो क्या है, जो कैथोड की प्लेट है वो यहाँ पर कैसी है, सछिद्र। सछिद्र मतलब छिद्र युक्त, छेद है। और वहां पर जो रेज निकल रही थी वो निकल रही थी कैथोड से, तो कहा गया था कैथोड के लिए। यहाँ पर जो रेज निकल रही हैं वो निकल रही हैं एनोड से, इन्हें कहा जा रहा है क्या, एनोड। या फिर क्या नाम क्यों कह रहे हैं वो भी नहीं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज में क्या लिखना होगा, तो लैंग्वेज सिंपली आप इतना बताते हैं कि इस प्रयोग को सर्वप्रथम 1886 में गोल्डस्टीन ने किया, जिसे फिर से 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। इसमें एक मोटे कांच की विसर्जन नलिका लेते हैं, जो आपको पूरा दिख रहा है ट्यूब, वो है आपका डिस्चार्ज ट्यूब, विसर्जन नलिका। मोटे कांच की विसर्जन नलिका का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दो छड़ें, एक धनावेशित छड़ एनोड और एक ऋणावेशित छड़ छिद्र युक्त कैथोड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और
सक्रिय गैसों को यहाँ भर दिया गया, इस वैल्यू का 0.01 से 0.001 mm तक रखा गया है। और आपसे कहा जा रहा है कि जब इन क्षणों पर उचित विद्युत प्रभाव प्रवाहित किया गया, उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की गई, तो उन्होंने पाया कि एनोड की प्लेट से कुछ किरणें निकलकर सीधी रेखा में चलते हुए कैथोड को पार करके हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, जब वो विश्लेषण रेखा की दीवार से टकराते हैं। इन किरणों को कहा गया एनोड किरणें। क्यों कहा गया? क्योंकि ये एनोड की प्लेट से निकल रही है। इन किरणों को कहा गया कैनाल किरणें। क्यों कहा गया? क्योंकि बेटा कैनाल का मतलब होता है सुरंग, छिद्र है ना, छिद्र से निकल रही है, छिद्र से निकल के टकरा रही है, ऊपर से नहीं जा रही, दैट्स व्हाई, ठीक है ना। तो इन्हें कहा गया कैनाल किरणें। इनको कहा गया धन किरणें। क्यों कहा गया? क्योंकि धनावेशित प्लेट से निकल रही थी। जैसी प्रॉपर्टी वहां थी वैसी ही प्रॉपर्टी यहाँ भी, कि जो कैथोड किरणें थी उनमें भार होता है, यहाँ भी द्रव्यमान होता है, ये भी हल्के पहिए को घुमा देती है। वहां पर, हाँ वहां पर आपको पता है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में किधर मुड़ रही थी? वो धनावेश की तरफ, लेकिन ये किधर मुड़ेंगी? ऋणावेश की तरफ। क्यों? क्योंकि इनपर तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज निकली है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर पता चला था कि ये जो किरणें हैं सीधी रेखा में चलती हैं, एक ही दिशा में गति करती हैं। जब इनके मार्ग में कोई हल्का पहिया रखा जाता है धातु का, तो ये उसको घुमा देती हैं, जिससे द्रव्यमान नहीं था, ये बात पता चलती है। जब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं इन किरणों को, तो ये किरणें मुड़ जाती हैं किस तरफ? ऋणावेश की तरफ। क्यों? क्योंकि बनी है ये धनावेश से। इसी से पॉइंट क्लियर हो कि धनावेश से मिलकर के बनी है। तो इन्हें कैथोड, सॉरी इन्हें कहा गया एनोड किरणें, कैनाल किरणें। कुछ प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी एनोड किरणों के बारे में। अब एक खास बात, यहाँ पर आप जैसी गैस लेंगे, ये बहुत स्पेशल पॉइंट है कि जो एनोड किरणें होती हैं वो एनोड किरणें डिपेंड करती हैं आपने एक्सपेरिमेंट के टाइम पर कौन सी गैस लिया हो, मतलब गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। एनोड किरणें गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती हैं। तो E/m का मान यहाँ पर निकाल रहे थे, वेरिएबल जा रहा था सभी के लिए अलग अलग। लेकिन जब हाइड्रोजन गैस लिया, तो हाइड्रोजन गैस लेने के बाद में वो जो E/m का मान आया उसको मानक मान लिया गया, वही मान अधिकतम, वो मान अधिकतम था, उसको उन्होंने मानक मान। तो E/m की वैल्यू यहाँ पर भी कॉमनली मिल रही थी सभी के लिए, लेकिन वेरिएबल जो वैल्यू आ रही थी उसका रीजन हमने दिया हुआ था कि ये जो किरणें हैं इनमें, ये किरणें डिपेंड करती हैं कि आप एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी गैस यूज करते हो, गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। आप जो सिंपल पॉइंट लिखने, केवल आपको इतना लिखना है कि जो एनोड किरणें हैं वो प्रयोग में प्रयुक्त की जाने वाली गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। या फिर सीधे बोलेगा एनोड किरणें गैसों की प्रकृति पर निर्भर करती है। एनोड किरणों के लिए E/m का मान, एनोड किरणों के लिए E/m का मान गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन गैस के लिए इसका मान सबसे ज्यादा है। अब ठीक है, तो इसके बाद जब ये बात हुई कि आपने एनोड किरणों की सोच के बारे में पढ़ लिया, प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया, वो अब प्रोटॉन की बात कर रहे हैं हम लोग। एनोड किरणें तो आपको पता चल गया, प्रोटॉन की बात कर रहे हैं कि प्रोटॉन क्या है। तो प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। ये कहाँ से पता चला था? एनोड किरणें जिन धनावेशित पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई थी उनको प्रोटॉन कहा गया। इसका भार जो था वो हाइड्रोजन के भार के लगभग बराबर था। इसका जो भार था हाइड्रोजन का था जितना भी था। और इसके बाद में जब यहाँ पर आवेश की बात की गई, तो आवेश E/m की वजह से वो जो निकाला गया आवेश एज लाइक सिमिलर आ रहा था, बट जो डिफरेंट पॉइंट आ रहा था वो ये था कि वहाँ पर जो आवेश था वो ऋणावेश था, जो इलेक्ट्रॉन के लिए था। प्रोटॉन के लिए भी वही आवेश है, लेकिन वो आपका कैसा है? धनावेश है, केवल चिन्ह का अंतर आ रहा है। तो प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। इस पर धनावेश होता है, जो मान कितना था? 1.6 × 10⁻⁹ कूलॉम। जो इलेक्ट्रॉन का था वही इसका भी है, बस चेंज क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है केवल साइन का, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो इस तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर भी बताई गई हैं। तो ये तो प्रोटॉन की खोज के बारे में आपने पढ़ लिया। अभी हम लोग को बहुत सारी चीज़ों में डिस्कशन करना है। अब हम लोग न्यूट्रॉन की खोज पढ़ेंगे, फिर आपको स्पेशली E/m का मान यहाँ कैसे फाइंड करते हैं और E/m का मान इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे फाइंड करते हैं, वो अलग से दोनों टॉपिक एक साथ कंपेरेटिवली बता देंगे, ठीक है ना। अभी आप केवल हिस्टोरिकल पार्ट पढ़ रहे हैं, थ्योरी वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो आपको क्लास मिलेगी उस क्लास में आपको एक छोटा सा है न्यूट्रॉन का खोज, उसी के साथ आपको पढ़ने को मिलेगा E/m का मान दोनों के लिए कैसे कैलकुलेट करना है, और कुछ और भी एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। Hello everyone, myself Pratikshita Chan. Welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड या फिर जीव जगत, जिसमें से हम लोग को पढ़ना क्या है? जैव विविधता या फिर बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते
होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें जो वैरायटीज पाई जाती हैं उनको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स देखे होंगे हम लोगों ने, अलग अलग तरह के होते हैं, कोई पानी में रहता है, कोई आसमान में उड़ता है, कोई घोंसले बना के रहता है, कोई जमीन के अंदर रहता है। तो सब क्या है, उनकी विभिन्नताएं हैं। इसी तरह से प्लांट्स पाए जाते हैं। तो प्लांट्स क्या होंगे, कुछ बर्फीले स्थानों में रहते हैं, कुछ छोटी छोटी झाड़ियों के फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ फूल देते हैं, कुछ फल देते हैं। तो ये क्या हो गई उनकी विभिन्नता। तो ऐसे ही होती बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स में और एनिमल्स में। बायोडाइवर्सिटी वर्ड का जो यूज किया था वो W.G. रोजन नाम के वैज्ञानिक ने 1985 में किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होता क्या है कि जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्मों, उनकी विभिन्नताओं तथा पारिस्थितिकी का मिश्रण क्या कहलाता है, जैव विविधता। किसके अकॉर्डिंग, यूनेप के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था 1992 में। ये एक संस्था है जिसने क्या बताया कि जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्मों यानी वैरायटी और उनकी विभिन्नता, उनकी डाइवर्सिटी और उनके इकोसिस्टम का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू यूनेप। सिम्पसन नाम के वैज्ञानिक ने क्या बताया कि जाति वृत्ति संबंधों के अध्ययन के लिए उन्होंने क्या बनाया, एक सिस्टमैटिक, और इसका एक नाम बताया कि ये क्या है, यहाँ पर इसकी पृथक ब्रांच होनी चाहिए, एक अलग ब्रांच होनी चाहिए किसकी, कि जाति वृत्ति संबंधों के अध्ययन की। यानी किसी भी एनिमल्स में, किसी की स्पीशीज में क्या संबंध है आपस में, तो उसके स्पीशीज के अकॉर्डिंग वहां पर एक ब्रांच होनी चाहिए जिसको उन्होंने क्या बताया, सिस्टमैटिक्स नाम दिया। किसने, सिम्पसन नाम के वैज्ञानिक ने। विविधता की क्रमबद्धता, ऑर्डर एंड डाइवर्सिटी, तो समानताओं और असमानताओं के आधार पर समानता होगी और असमानता भी होगी, एनिमल छोटे भी होंगे और बड़े भी होंगे, के विभाजन और समूह को टैक्सा में विभाजित कर सकते हैं। इन्होंने एक वर्ड दिया टैक्सा। क्या समानता और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े जीवों का विभाजन समूहों में या टैक्सा में कर सकते हैं। जैसे मछली, मछली क्या है, बहुत सारी होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी भी होती हैं और उनकी कार्यकी और रचना बिल्कुल समान होती है। ऐसा नहीं कि अगर छोटी मछली है तो उसके फंक्शन कुछ अलग होंगे, बड़ी है तो उसके फंक्शन कुछ अलग होंगे, या फिर वो पानी में ना रह के जमीन में रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मछली जो है वो सेम होगी, चाहे वो बड़ी हो या फिर छोटी हो। इसलिए उसको कहाँ रखा गया, स्पीशीज वर्ग में। उसमें उन्होंने जैसे टैक्सा वर्ड यूज किया कि उसके अकॉर्डिंग, जैसे जीव की कार्यकी के अकॉर्डिंग, समानता समानता के अकॉर्डिंग एक वर्ड यूज किया टैक्सा या फिर समूह। तो ये कहा क्या था उसका, मछली का समूह, कि मछलियों को स्पीशीज वर्ग में रखेंगे, चाहे वो छोटी हो, बड़ी हो, समान हो, असमान हो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्टमैटिक्स क्या है, वर्गीकरण विज्ञान। जीव जातियों को विशिष्ट नाम देना क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स किसने बताया, सिम्पसन नाम के वैज्ञानिक ने जाति वृत्ति संबंधों के आधार पर। और उन्होंने क्या बताया कि जीव जातियों के विशिष्ट नाम को या फिर उनको विशिष्ट नाम देना, किसी भी स्पीशीज की बात की जा रही तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स वर्ड एक लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका क्या मीन्स होता है, सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब होता है नियमित व्यवस्था। यानी किसी भी एनिमल्स की, किसी भी स्पीशीज की बात की जाए तो उसको कैसे अरेंज करना है, सिस्टमैटिकली अरेंज करना, तो वो क्या हो जाएगी, सिस्टमैटिक्स। इसको ये क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा, कौन, सिस्टमैटिक्स। फिर है वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी। तो संरचनात्मक, क्रियात्मक, समानता असमानता के आधार पर जीवों को छोटे बड़े समूहों में बांटना क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी या फिर वर्गीकी। कैसे, संरचनात्मक यानी उसकी टिश्यूज की कैसे स्ट्रक्चर है, क्रियात्मक यानी उसका फंक्शनल जो फिजियोलॉजी वो कैसी है, और समानता समानता के आधार पर क्या करना है, जीवों को छोटे बड़े समूह में बांट देना है। उद्देश्य क्या है टैक्सोनॉमी का या क्लासिफिकेशन का, कि अध्ययन में सुविधा होती है और किसी भी एनिमल्स को हम लोग ढूंढ सकते हैं इजीली। ऐसे नहीं कि जैसे हम लोग किसी लाइब्रेरी में जाएं और वहां पे हमें किसी भी तरह की बुक चाहिए होती तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अरेंज करके पहले से रखेंगे, वरना हमें ढूंढने में दिक्कत होगी। इसीलिए क्या है, टैक्सोनॉमी है या फिर क्लासिफिकेशन है, जिसमें क्या होगा, किसी भी एनिमल के बारे में हम लोग इजीली
जान सकते हैं तो अध्ययन में सुविधा भी होती है और ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस लिए होगी? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ की बात करें जैसे इंडिया, तो इंडिया में किसी भी एनिमल को किसी दूसरे नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो वहां पे किसी दूसरे नाम से जाना जाएगा। अमेरिका में जाएंगे तो वहां किसी दूसरे नाम से। तो ऐसे क्या होगा, हम लोगों में कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अगर हम लोग वो चीज सामने देखेंगे तो पता चल जाएगी, लेकिन अगर नाम की बात करेंगे तो हम उसे नहीं जान पाएंगे। इसलिए कैसी है ये पद्धति? अंतरराष्ट्रीय, यानी पूरे वर्ल्ड में ये एक ही नाम से जाना जाएगा जो भी हम लोग रखेंगे उसका एनिमल का नाम। तो ये कैसी हो गई? अंतरराष्ट्रीय पद्धति। फिर है वर्गीकी तथा वर्गीकरण पद्धति यानी टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर वर्गीकी नहीं होगी तो सिस्टमैटिक्स अधूरी है और सिस्टमैटिक्स नहीं होगी तो टैक्सोनॉमी अधूरी है। इसलिए कहते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। वर्गीकरण का इतिहास क्या है कि अरिस्टो जो है वो जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। क्या कौन है? अरिस्टो। और लीनियस क्या है? द्विनाम पद्धति इन्होंने दी थी। कैरोलस लीनियस ने क्या दिया है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो लीनियस ने क्या दिया? द्विनाम पद्धति। और इन्होंने क्या किया था? एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। किसके अकॉर्डिंग? आरबीसीज की प्रेजेंस और एब्सेंस के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने क्या किया? फर्स्ट जो था एनीमिया। एनीमिया जो था उसमें आरबीसीज क्या थी? एब्सेंट थी, यानी आरबीसी नहीं पाई जाएंगी, जैसे स्पंज, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। इन सब के जो एनिमल्स थे, ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें क्या था? आरबीसी एब्सेंट थी, रुधिर नहीं पाया जा रहा था, ब्लड सेल्स नहीं पाई जा रही थी। और एनीमिया जो था उसमें क्या था? आरबीसी प्रेजेंट थी, यानी किसकी बात की जा रही है? ये कशेरुकी थे, यानी इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी। और क्या था? आरबीसी भी प्रेजेंट थी। उसके बाद इनकी दो कैटेगरियां हैं किसकी? एनीमिया की, जरायुज और अंडेयुज। कौन कौन थी? विविपेरा और ओविपेरा। तो विविपेरा क्या था? इसमें क्या था? जो मनुष्य और स्तनी आते थे, यानी ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। और ओविपेरा क्या था? इसमें जो बच्चे होते हैं वो अंडों से जन्म लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं? मछली, उभयचर और पक्षी। जॉन रे वैज्ञानिक ने 1693 में जीव जाति की परिभाषा दी। जॉन रे ने क्या किया था? स्पीशीज नाम का एक छोटा सा वर्ड जो होता है वो जॉन रे ने ही दिया था, जो हम लोग क्लासिफिकेशन में यूज होता है। तो जॉन रे ने और क्या किया कि जीव जाति की परिभाषा दी कि जीव जाति होता क्या है। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? लीनियस। यानी जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है वो उसके जो फादर है वो कौन है? लीनियस है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज एंड हायरार्की क्या देखना है हम लोग को? जाति क्या है? मूल इकाई। और जीव जातियां क्या करती हैं? अंतरा प्रजनन करती हैं, यानी अपनी सेम स्पीशीज के साथ क्या करती हैं? रिप्रोडक्शन करती हैं और अपनी जो क्वांटिटी है और नंबर ऑफ स्पीशीज है उनको बढ़ाने का वर्क करती हैं। फिर है जीन समूह। जीन समूह की बात की जाए तो सबका अपना एक जीन समूह होता है, चाहे जिस कैटेगरी की बात करें। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कौन कौन सी? जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। इसके अकॉर्डिंग हम लोग करते हैं क्लासिफिकेशन की जाति कौन सी है, वंश कौन सा है, कुल कौन सा है, गण कौन सा है और वर्ग कौन सा है, किस वर्ग से बिलोंग कर रहा है एनिमल। संघ यानी फाइलम कौन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ऐसे क्या है संघ कौन सा है। और जगत, जगत का मतलब होता है किंगडम, यानी प्लांट है या फिर एनिमल है। प्लांट में होगा तो प्लांटी और एनिमल में होगा तो एनिमेलिया। जैसे इसका हम लोग एक ऑर्डर देख लेते हैं कि किंगडम सबसे पहले रखते हैं। किंगडम जैसे प्लांटी की बात करें, अगर प्लांट का क्लासिफिकेशन करना है तो वहां पे लिखेंगे प्लांटी। और अगर एनिमल का क्लासिफिकेशन करना है जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या लिखेंगे यहाँ पे? किंगडम एनिमेलिया। फिर करेंगे फाइलम। फाइलम क्या है? किस संघ के अंतर्गत वो जीव आ रहा है। उसके बाद क्या होगा? क्लास, कौन सी क्लास में वो रखा जा रहा है, यानी कैसे रखेंगे? समानता और असमानता को देख के। उसके बाद किस ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, फिर किस फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है, किस फैमिली में उसमें लक्षण पाए जा रहे हैं, फिर उसकी जीनस क्या है, क्या जाति क्या है, फिर उसकी स्पीशीज क्या है। और हम लोग को पता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसा होता है कि उसकी जो जीनस होती है उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है और स्पीशीज होती है वो टोटल स्मॉल लेटर में लिखी जाती है और इटैलिक स्टाइल में लिखा जाता है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं
कि जैव विविधता क्या होती है, अलग अलग प्रकार के प्राणियों को एक समूह में रखना, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो। W.G. रोजन ने 1985 में क्या दिया था, बायोडाइवर्सिटी वर्ड दिया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। यूनेप ने 1992 में क्या परिभाषा की कि जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न किस्मों और उनकी विभिन्नताओं तथा पारिस्थितिकी का मिश्रण क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। सिम्पसन ने जाति वृत्ति संबंधों के आधार पर सिस्टमेटिक नाम की एक ब्रांच का विकास किया, जिसमें क्या रखे गए, सिस्टम से सारे एनिमल्स रखे गए। फिर विविधता में क्रमबद्धता, ऑर्डर एंड डाइवर्सिटी में क्या हुआ कि समानता और असमानता के आधार पर छोटे बड़े जीवों को रखा गया और उसको एक टैक्सा दिया गया, एक समूह दिया, जैसे स्पीशीज वर्ग, यानी उसमें मछली आएगी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो चाहे शिकार की कैसी भी हो, लेकिन रखी कहाँ जाएगी, स्पीशीज में। उसके बाद क्या था कि सिस्टमेटिक्स, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है नियमित व्यवस्था करना, और ये क्या है, जीव जातियों को विशिष्ट नाम देना क्या कहलाता है, सिस्टमेटिक्स कहलाता है। और जीव विज्ञान की एक शाखा है कौन, सिस्टमेटिक्स या फिर वर्गीकरण विज्ञान। फिर वर्गीकी क्या होता है, संरचनात्मक क्रियात्मक समानता समानता के आधार पर जीवों को छोटे बड़े समूह में बांटना वर्गीकी कहलाता है। उद्देश्य क्या था कि अध्ययन में सुविधा होती है क्लासिफिकेशन के लिए, और अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसलिए कि पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से कोई भी एनिमल जाना जाता है। वर्गीय और वर्गीकरण पद्धति क्या है कि दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जाएंगे। वर्गीय का इतिहास क्या है कि अरस्तु जो है वो जंतु विज्ञान के जनक है और प्लिनियस जो है वो द्विनाम पद्धति के जनक है। इन्होंने बांटे दो प्रकार के एनिमल, जिनमें एक में आरबीसी एब्सेंट थी तो स्पॉन्ज, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, एक में आरबीसी प्रेजेंट थी, उनको कशेरुकी में रखा गया है। और उसके अकॉर्डिंग फिर से दो प्रकार के एनिमल थे, जिनमें से एक थे विविपेरा यानी मनुष्य और स्तनी, और एक थे ओविपेरा यानी मछली, उभयचर और अंडे देने वाले एनिमल। फिर थे जॉन रे, 1693 में इन्होंने जीव जाति की परिभाषा दी, और कॉन्सेप्ट क्या था टैक्सोनॉमी का कि पहले स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम ऐसे रखा गया। उसके बाद इसको फिर से सही करके रखा गया, क्या, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। Hello, my dear student. Have a wonderful morning to one you all. We were continuing the chapter that was The Portrait of a Lady. It's written by Khushwant Singh. Student, in this chapter we were discussing the character, and that was the main character, grandmother of Khushwant Singh. She is the central figure of this story. So through this chapter we came to know that was the thing that came into our mind, that the mother of Khushwant Singh, the grandmother of Khushwant Singh, was very religious lady. She was very peaceful lady. She always busy in chanting some shlokas, some poems, some religious thoughts, and she used to get him up early in the morning, and she went with him to his school, and along with them she also used to bring some stale chapatis for the some stranger dogs. So we have seen that they both means Khushwant Singh and his grandmother was really living a good life. The life was full of pleasure, the life was full of excitement, because she felt something good whenever she was with his grandson. So we have seen that. So we can say that The Portrait of a Lady is a life example of his relationship, Khushwant Singh and his grandmother. So we have completed 3 paragraphs here. The last line was that she carried several steel chapatis with her for the village dog. So whenever they both used to go to school daily, they used to go to school, and there was a temple beside that school. So what did she do there? There is also a description in another paragraph. The
paragraph is that my grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. So as I have already taught you that his grandmother was a very religious, very sacred, very pious type of the lady. So she used to go with me. The priest taught us the alphabet and the morning prayer. So the priest, the saint, जो वहाँ के सेंट थे, जो वहाँ के पादरी थे, हम लोगों को क्या सिखाते थे? Prayers and alphabet. While the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet. जब बच्चे, there was a veranda, जब बच्चे एक साइड में रोज में बैठ जाते थे, when the children sit in a rows at the side of the veranda and started learning alphabet, started learning some prayers को सीखना शुरू कर देते थे, alphabets को सीखना शुरू कर देते थे. What's happened? The alphabet or the prayer in a chorus. Chorus means a group singing. So we started chanting. We started reciting in a group at that time. My grandmother sat inside reading the scripture. Scripture means some religious books. What did they do? My grandmother started chanting some religious book. Started reading some religious book over there. And when we both had finished, we would walk back together. So when we both, it means I, Khushwansi, as the writer, and my grandmother, when we both had finished our work, when my school got over, we both went back together. This time the village dogs would meet us at the temple doors. Whenever when we were coming back from our college, from the temple, from the school and from the temple, we met some village dogs. This means some stranger dogs. At that time, they followed us to our home growling. Growling means sound of a dog. That's the barking. It means they started fighting one another for what? For that stale chapatis, because we people are having some stale chapatis on his or her hand. My grandmother was also having some stale chapati on her hand to feed them. So that is why they started growling. They were started growling at one another. एक दूसरे के ऊपर गुर्राना, एक दूसरे के ऊपर भौंकना शुरू कर देते थे. Fighting with each other for the chapatis we threw to them, because we started throwing some chapatis on them, and they started barking and they started making some sound. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. So as I already told you that my parents went to city for settled. So when they settled comfortably, when they started something good, when they have got their own house, when their business started running nicely, so they sent for us. उन्होंने हमको बुलवा लिया. That was a turning point, our friend. Turning point, you can say a drastic change in our life, a revolutionary change in our life. So when they called for us in the city, so that was a drastic change in our relationship. That was a drastic change in our relationship. Although we shared the same room, यद्यपि हम लोग क्या same room share करते थे, as we are sharing earlier, जैसे हम लोग पहले share करते थे. My grandmother no longer came to school with me, but here what was happening? मेरी जो grandmother थी, she didn't come to see me off for school. She didn't come with me for the school. We shared the same room, and I used to go an English school in a motor bus. Why was she not coming with me for the school? Because I was going by motor bus. मैं motor bus से जाता था, and there were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city. And there was another changement. What was another changement? There were no village dogs, because earlier the grandmother and the writer was living at village areas and rustic areas. Now they came in the urban areas. They came in the urban city. That was something different from another. So there was no village dogs. So that is why in a substitution of that, what did she do? She started feeding some sparrows. Sparrows is a kind of the word that is called in Hindi, that is goraiya, that is called in Hindi goraiya. तो उसको feeding कराना, उसको दाने देना मेरी grandmother ने शुरू कर दिया था. तो that was the substitution for her. That was a
for her. And as the years rolled by, passed by, जैसे जैसे साल बीतते गए, we saw less of each other. We started seeing less of each other because the writer Khushwant Singh also had no time to see her. That's why, because he was always busy in doing his homework and all these things. For some time, she continued to wake me up and get me ready for the school. It's also happened with me that sometimes she came to wake me up and got ready for me for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. And when I came back from the school, she was interested in asking to me what the lesson you have taught today, what's the thing, what the subject you have taught today. क्या तुमको पढ़ाया गया है, क्या तुम्हारे टीचर ने बताया है, what was the something new for you today. She asked me sometime, not often but sometime. अक्सर नहीं, कभी कभी. When I came back, I would tell her English word and the little things of the Western science and learning. मैं उनको बताता था कि क्या सिखाया गया है, little things, थोड़ी थोड़ी चीजें, and the Western science and learning some different types of the learning, the law of gravity, and that is the chapter in science, the law of the gravity. And one other thing, Archimedes principle of Archimedes, and the word being around. This was the thing that was taught in my school. I informed to my grandmother that I was getting such type of lesson. This made her happy. So this was the thing. She was not satisfied with the lessons. That's why she became very unhappy. She became very sad. वो थोड़ा दुखी हो गई. She could not help with me my lesson. So why was she become happy? Because now she was not able to help me in my lessons. वो मेरे lessons में मदद नहीं कर पा रही थी. She did not believe in the things that they taught in the English school, and much disturbed that there was no teaching about God and the scriptures. And she was also thinking that she did not believe in the lessons that the subject that I was getting in my school. So that was not good lessons according to my. That was not a good lesson. That was not the good things for my grandmother. She didn't believe in all these things. वो इन चीजों में विश्वास भी नहीं करती थी, because she was thinking that there was no place of God and scriptures. Scriptures means religious books, sacred types of the books. तो वो ये सोचती थी कि उनके स्कूल में कोई गॉड के बारे में कोई लेसन नहीं है, कोई स्क्रिप्चर्स बुक्स नहीं है, तो देयर इज नो मोरल लेसन इन योर स्कूल. शी वाज थिंकिंग लाइक दैट. एंड one day I announced that we were being given music lesson. So one day I came to know in my school that I must be taught some music lessons. So I informed to my grandmother. To her, music has lewd association. So she actually it was a thought of my grandmother that music is such type of the thing that should not be taught in the school campus. It is something trivial things, and it is such type of the thing that must be taught. It was monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. Harlots, the meaning of the harlots I have written over it, prostitutes, and beggars, the people who belong to some small areas, the people beggars like that, the छोटे लोगों के लिए. तो it was a thought of my grandmother that music is a subject of prostitute, music is a subject of some beggars. It must not be taught in a school campus. It's not a good thing. It was her thought. And gentle, it's not a gentle thing. She said nothing, but her silence means disapproval. So when I informed my grandmother that I must be taught some music lesson, so she did not say anything. But she did not say anything. It means her silence was a symbol of her disapproval. Silence was a symbol of her disapproval. She was not agreed with me. She rarely talked to me after that. So when she came to know this thing, she rarely scarcely, वो बहुत कम मुझसे बात करने लगी. So in our next para,
when I went up to university. So when I finished my school education, then after I have to went to university. I was given a room of my own. So then after I got my own room. And after I got my own room for study, for higher study, the common link of friendship was snapped. The snap is broken. Now our common friendship or common relationship was really broken. पूरी तरीके से टूट गई थी. It was totally broken. My grandmother accepted her seclusion with resignation. Seclusion means the meaning of the seclusion means loneliness. मेरी grandmother ने अपना अकेलापन जो था उसको क्या कर लिया था? Accept कर लिया था. Willingly she accepted her loneliness. Willingly she accepted, deeply she accepted her loneliness. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. Rarely left her. बहुत मुश्किल से hardly वो जो spinning wheel होती है अपनी छड़ी घुमाती हुई वो छोड़ती थी और किसी से बात करती. Rarely she talked to anyone. From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayer. So she used to sit on her wheel spinning and she started reciting some prayer. वो prayer गाती रहती थी. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed for the sparrows. So I already told you that sometimes she gave some sparrows. That was a substitution of the village dog. So in the afternoon, she relaxed for a while. She gave some relaxation to herself, and she fed some sparrows while she sat in the veranda, breaking the breads into little bits. यानी जो ब्रेड्स होती थी, जो चपातीज होती थी, जो रोटी होती थी, छोटे छोटे टुकड़ों में वो उनको तोड़ लेती थी. Then after hundreds of the little birds collected around for creating, hundred of the little birds came over there and creating a veritable bedlam of chirping. Chirping is twittering, a sound of a bird, and bedlam is a mad house. Bedlam is a mad house, and veritable means agreeable. Veritable means agreeable. So whenever hundred of the birds came over there and she started chirping, so it looks that there was a mad house. Okay, there was a big sound, and some came and perched on her legs. Some sparrows came and some sit on her legs, others on her shoulder. कुछ shoulder पे बैठ जाती थी, कुछ legs पे. Some even sat on her head. Some sparrows started sitting on her head. She smiled. She didn't say anything. She didn't give her disapproval. She smiled, but never suited them away. कभी उनको भगाती नहीं थी. It used to be the happiest half an hour of the day for her. So ये जो समय होता था, this was the happiest moment for my grandmother, and this was only half an hour. So we can say that in a 24 hours she passed only half an hour in her life. That was the best time for her. That was the happiest moment for us. So student, that is enough for you, and we will continue this story in our next class. I think you are enjoying this story. This is very good and nice story. Till then, thank you and have a nice day to one you all. गुड मॉर्निंग क्लास. आज हम लोग का टॉपिक है जनरेशन. जनरेशन जो है कंप्यूटर में, जनरेशन जो है उसको हम लोग विकास के क्रम में 5 भागों में बांट सकते हैं. जो हमारा फर्स्ट जनरेशन है वो हमारी है 1946 से 1956 तक. सेकंड जनरेशन है हमारी 1956 से 1964 तक. थर्ड जनरेशन है हमारी 1964 से 1971 तक. फोर्थ जनरेशन है हमारी 1971 से आज तक. और फिफ्थ जनरेशन है हमारी वर्तमान से जो अब फ्यूचर आएगा तब तक. तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की. फर्स्ट जनरेशन में क्या था, कंप्यूटर जो है बहुत बड़े बड़े होते थे. इनको मैनेज करने के लिए बहुत से लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, और इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था. कंप्यूटर्स का साइज़ बहुत लार्ज था. इनको वर्किंग कराने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती थी. एनर्जी की बहुत ज़्यादा खपत होती थी. साथ ही साथ चूँकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेते थे तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे,
तो हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एयर कंडीशंस का इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें स्टोरेज की, तो वहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया पंच कार्ड और पंच टेप का। बहुत कम रिलायबल होते थे ऐसे कंप्यूटर्स, और मशीन और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया गया। मशीन लैंग्वेज बहुत डिफ़िकल्ट होती है, तो ये मशीन लैंग्वेज जो होती है वो इतनी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है कि हम लोग जो है उसमें कोडिंग आसानी से नहीं समझ सकते मशीन लैंग्वेज की। तो जो मशीन लैंग्वेज होती है वो 0 और 1 पे पूरी बेस होती है। साथ ही साथ असेंबली लैंग्वेज जिन पर भी प्रोग्राम बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो लेस रिलायबल थे। पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था और इनपुट आउटपुट के लिए, और मशीन और असेंबली लैंग्वेज का यूज़ था। इस पीढ़ी में हम लोगों ने ENIAC का निर्माण किया। इसके पहले हम लोगों ने परिकल्पना की थी कि कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ होगी, तो वहाँ पे हम लोगों ने पासलाइन मशीन, एनालिटिकल इंजन, इन सब की बात की थी। तो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। तो फर्स्ट जनरेशन में इस तरह से हम लोगों ने यूज़ किए। एडवैक, एडसैक, ये भी कंप्यूटर्स इसी जनरेशन के। फिर हम लोग बात करते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या था, हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया। ट्रांजिस्टर्स के प्रयोग से, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब की वजह से बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर यूज़ होते थे, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता था। लेकिन ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने से क्या हुआ, जो कंप्यूटर का साइज़ हुआ वो थोड़ा छोटा हो गया, कम ऊर्जा लेने लगे। उसके बाद अगर हम लोग फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से तुलना करें तो उनसे ज़्यादा रिलायबल थे। जो मेमोरी कैपेसिटी थी वो भी उनसे ज़्यादा हो गई थी, और लो कास्ट थी उस कंप्यूटर की तुलना में। यहाँ पे हम लोगों ने कोबोल और फॉर्ट्रान लैंग्वेजेस का यूज़ किया। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फॉर्ट्रान फार्मूला ट्रांसलेशन, इन लैंग्वेजेस का हम लोगों ने यूज़ किया। स्टोरेज डिवाइसेस में हम लोगों ने स्टोरेज डिवाइसेस डिफरेंट टाइप की, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया, प्रिंटर्स का यूज़ किया, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रयोग किया। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने सबसे पहले क्या यूज़ किया, आईसी। आईसी क्या होती है हमारी, आईसी होती है हमारी इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप एक ऐसी प्लास्टिक की चिप होती है जिस पर 1000 ऑफ जो सर्किट्स होते हैं वो फैब्रिकेट किए जा सकते हैं, और फैब्रिकेट करके इसका यूज़ किया जाता है। तो आईसी चिप का प्रयोग करके क्या हुआ, जो हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनका साइज़ और छोटा हो गया और वो और रिलायबल हो गया। साथ ही साथ इस जनरेशन में हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोग कंप्यूटर थे वो सेकेंड जनरेशन की तुलना में और छोटे हो गए, बहुत रिलायबल हो गए और तेज़ हो गए। और अगर हम लोग कॉस्टिंग की बात करें तो इनकी कॉस्टिंग जो थी वो फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से कम थी। बात करें कि इस समय कौन कौन से कंप्यूटर हम लोगों ने यूज़ किए, तो ICL 2903, ICL 1900, IBM की कुछ सीरीज़ यहाँ पर हम लोगों ने डेवलप की। तो इस तरह के सारे कंप्यूटर्स हम लोगों के द्वारा डेवलप किए गए अलग अलग जनरेशन्स में। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो हम लोगों ने यहाँ पर PLI लैंग्वेज, बेसिक लैंग्वेज यहाँ पर हम लोगों ने थर्ड जनरेशन में यूज़ की। अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन में जो हम लोगों ने टेक्निक यूज़ की वो टेक्निक थी हमारी VLSI टेक्निक। कौन सी टेक्निक थी, VLSI। VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस टेक्निक का हम लोगों ने प्रयोग किया। उसके बाद फिर हम लोग दूसरी चीज़ क्या देखते हैं, दूसरी चीज़ हम लोगों ने देखा कि स्टोरेज के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। स्टोरेज के लिए इस समय हम लोगों ने हार्ड डिस्क का यूज़ किया सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, और हार्ड डिस्क के साथ मैग्नेटिक डिस्क भी यूज़ होती थी उस समय। उसके बाद हम लोग बात करें इनपुट आउटपुट की, तो इनपुट के लिए हम लोगों ने फोर्थ जनरेशन में कीबोर्ड और आपका इनपुट के लिए माउस, लाइट पेन, लेज़र पेन, OCR, MICR, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया, फोर्थ जनरेशन में यूज़ की। फिर हम लोगों की बात आई फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में हम लोगों ने क्या किया, प्राइमरी मेमोरी के लिए हम लोग यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो ULSI टेक्नोलॉजी यूज हुई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हम लोगों ने परिकल्पना की, यहाँ पे इंटेल फैमिली आ गई, माइक्रो प्रोसेसर्स यहाँ पे आ गए। माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स वो प्रोसेसर्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं आकार में, इनमें गोल्डन पिन्स होती हैं, और ये प्रोसेसर
जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसकी तुलना में काफ़ी तेज गति से कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने PCs बना लिए, यानी पर्सनल कंप्यूटर बना लिए। पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग ऑफिस में, इंस्टीट्यूशन में या अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने इनपुट में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, OCR, MICR, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ किया। आउटपुट में हम लोगों ने प्रिंटर्स डिफरेंट टाइप के, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और आपके चेन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सारे टाइप के प्रिंटर्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट किए। साथ ही साथ प्लॉटर्स भी हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए सेकेंडरी स्टोरेज में। साथ ही साथ स्पीकर्स भी यूज़ किए। यहाँ पे अगर हम लोग 5th जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने AI यूज़ किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का यूज़ किया। इन चीज़ों के यूज़ से क्या हुआ, जो हमारी प्रोग्रामिंग थी, AI के यूज़ से नई नई चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की, नई नई मशीनों का आविष्कार किया और नई नई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। रोबोटिक्स की सहायता से हम लोगों ने कई तरह के रोबोट बनाए। जो रोबोट कई जगह ऐसी होती है जहाँ पे वर्क करना मुश्किल होता है, वहाँ पे हम लोगों ने रोबोट्स का यूज़ किया। जहाँ पर ह्यूमन वर्क नहीं कर सकता, वहाँ पर ये हमारे रोबोट जाकर वर्क करते हैं। इसके अलावा जो 5th जनरेशन थी, वहाँ पर हम लोगों ने रैम का यूज़ किया, ROM का यूज़ किया और फ्लिप फ्लॉप्स का यूज़ किया। इन सब चीज़ों का यूज़ किया उस समय हमने जाके। और 5th जनरेशन में हम लोगों ने क्या किया, 4th जनरेशन में ही स्टार्टिंग हो गई थी। यहाँ पे हम लोगों ने वर्किंग की, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स बनाए, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। और सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग का गुण रखते हैं, यानी वो एक साथ कई सारे प्रोग्राम को रन करा सकते हैं, एक साथ कई सारे टास्क को परफॉर्म करा सकते हैं। इसके अलावा कई सारी और चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे 5th जनरेशन में जो हम लोगों ने यूज़ की। यहाँ पे क्या हुआ, जनरल यूज़र के लिए भी सिस्टम बनाए गए। सिस्टम जो थे वो ओनली CRT न रहकर LCD, LEDs और साथ ही साथ लैपटॉप, कॉमटॉप और भी बहुत सारे डिवाइसें बनाई गई जो आसानी से हम लोग कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं और कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जैसे C++, जावा, VB.NET, ASP.NET और आपका पाइथन, ये सारी लैंग्वेजेज यहाँ पर हम लोगों ने विकसित कर ली, जिससे प्रोग्राम की कोडिंग करना आसान हो गया। यूज़र को प्रोग्राम की कोडिंग समझ में आने लगी। यूज़र ने सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सहायता से अनेक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जो हमारे रियल लाइफ में बहुत सारा वर्क करते हैं। सो हमने ये जाना कि किस तरह से कंप्यूटर में चेंजेस आते गए और किस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन कंप्यूटर रिलायबल होते गए, कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया यानी कॉम्पैक्ट होते गए, और किस तरह से हम लोगों ने डिफरेंट लैंग्वेजेस देखी। अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी की, तो जो हमारी 1st जनरेशन की टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम ट्यूब थी। फिर 2nd जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो ट्रांजिस्टर्स थे। 3rd जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो हमारी IC थी। 4th जनरेशन में जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ की वो VLSI थी। और 5th जनरेशन में जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी यूज़ की वो हमारी ULSI थी। इसके बाद हम लोग टेक्नोलॉजी की बात करने के बाद हम लोग बात करें कि आपका कौन कौन सी इनपुट डिवाइस यूज़ की, कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस यूज़ की। तो 1st जनरेशन में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट में पंच कार्ड का यूज़ किया। 2nd जनरेशन में हम लोगों ने इनपुट आउटपुट में मैग्नेटिक मेमोरी का यूज़ किया, मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया। उसके बाद 3rd जनरेशन में हम लोगों ने मैग्नेटिक मेमोरी के साथ साथ सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ किया। 4th जनरेशन में सेमीकंडक्टर मेमोरी के साथ साथ हम लोगों ने रैम रोम का प्रयोग किया। और 5th जनरेशन में हम लोगों ने एक्सटर्नल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, सारी मेमोरीज का यूज़ किया। आउटपुट की बात करें तो हम लोगों ने जो 3rd जनरेशन है उसमें आउटपुट में हम लोगों ने प्रिंटर्स यूज़ किए। 4th जनरेशन में हम लोगों ने प्रिंटर्स के डिफरेंट टाइप यूज़ किए। और 5th जनरेशन में हम लोगों ने प्रिंटर्स यूज़ किए, प्लॉटर्स यूज़ किए, स्पीकर्स यूज़ किए एज ए आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पे कीबोर्ड यूज़ किया, माउस यूज़ किया, जॉयस्टिक यूज़ किया, लाइट पेन यूज़ किया और क्या यूज़ किया, MICR यूज़ किया, OCR यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जनरेशन बाय जनरेशन यूज़ की। उसके बाद हम लोगों का जो मशीन थी वो सबसे पहले बहुत बड़ी थी, फिर मशीन का साइज़ कॉम्पैक्ट होता गया धीरे धीरे। अगर हम लोग बात करें 5th जनरेशन की तो उस समय हम लोग के पास CRT, LED, LCD और आपका बहुत सारे लैपटॉप, कॉमटॉप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस समय हमारे पास अवेलेबल थी।
तो इस तरह से धीरे धीरे कंप्यूटर में डेवलपमेंट होता गया। डेवलपमेंट होने के साथ साथ उनमें चेंजेस होते गए, उनकी टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते गए, उनकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में चेंजेस होते गए, मशीन में चेंजेस होते गए, उनकी रिलायबिलिटी बढ़ गई और साथ ही साथ जो सिस्टम का साइज़ था वो छोटा होता गया और जो एनर्जी कंजम्पशन था वो भी धीरे धीरे लेस हो गया। सो ये था हमारा पूरा कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। तो जनरेशन्स के आप लोग टाइम पीरियड याद कर सकते हैं। जनरेशन का टाइम पीरियड जो फर्स्ट जनरेशन था वो था 1946 से 1956, सेकेंड 1956 से 1964, थर्ड 1964 से 1971, फोर्थ 1971 से आज तक और फिफ्थ पीढ़ी जो अभी अब हमारी चल रही है। तो ये था हमारा कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये जनरेशन्स के बारे में आप लोग रिवाइज करें और ये आपका टॉपिक यहाँ पे हो गया। थैंक यू क्लास।